मिलेगी आपको, ठीक है। एंड ऑफ द क्लास रिकॉर्डिंग आपके पास आपके मेल पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी पेन लगेगा मत बैठो। आप लोग को सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास के बाद, ठीक है। तो पहले ना मैं आप लोग को सर मतलब आप लोग के बारे में जानना चाहूँगा कि हम्म, मतलब आप लोग की प्रोफाइल क्या है, वर्किंग हो कि नहीं। तो ये सब तो एक बार स्टार्ट करते हैं साह जी से, तो आप बताएंगे सर, कैन यू स्पीक? सॉरी सॉरी सॉरी। ओ I was thought that I was thought that you are a man. Sorry for that. Okay. So are you working right now? Okay. O- Okay. Okay. So you are from you are born and bottom Canada, or are you from India? From Canada. Okay. So okay. So you have a good knowledge in AWS. Okay. So so you have something experience like in IT. Okay. ओके। सो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है, आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस? नहीं 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 नहीं, सॉरी। ओके। यस यस, आई नो, ठीक है ठीक है, समझ समझ गया, समझ गया, कंसर्न समझ गया। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि आप 2000 में आपने पास आउट किया, ठीक है, अपना कंप्यूटर साइंस। तो 2000 से अभी तक टिल नाउ यू हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ आईटी, मतलब आप कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो? तो आपका डोमेन क्या रहा अभी तक? अच्छा, तो टेस्टिंग पे है, बट नाउ यू वांट टू मूव इनटू क्लाउड, राइट? इन डेवऑप्स साइड। ओके। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। और ये जैद असलाम, सर आप बताएंगे आपके बारे में? थैंक यू मैम। जैद, जैद कैन यू हियर मी? आई थिंक इज ओके, या यू ऑडिबल। गाजियाबाद, राइट? ओके। सो सर ओवरऑल ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है आपको? ओके ओके, ठीक है, गॉट इट। और ठीक है, चलो ठीक है। तो आपको नॉलेज है एडब्ल्यूएस में थोड़ा बहुत? कोई कोई नहीं, उसी के लिए आप आए हो। वो मैं ला दूंगा, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में ला दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कॉन्फिडेंस में ला दूंगा। और ठीक है, चलो थैंक यू सर, है ना। आपकी ठीक है। और ज्ञान रंजन, सॉरी ना, नाम थोड़ा बड़ा है, तो सर आप अपने बारे में थोड़ा बताओ सर। ज्ञान रंजन है। आर यू फ्रॉम साउथ? ओके ओके।
तो आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी? ओके ओके, देन परफेक्ट। सो आपको कितना एक्सपीरियंस है आईटी में, या मतलब रिलेटेड फील्ड में? 5 साल का एक्सपीरियंस है, और किस डोमेन में? नॉन टेक में रहो, ठीक है, बट नाउ यू वांट टू मूव इनटू क्लाउड और डेवऑप्स साइड, राइट? ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू, ठीक है, चलो। और दीपक आप बताओ, दीपक तिड़के। हाँ, या ओके। आई एम नॉट संजय एक्चुअली, आई एम इशू। ओके ओके, या ओके। ओके। हम्म। Don't worry, in future, maybe in 2 or 3 months, I will come with Azure project also. Because, yeah. तो ठीक है, तो अभी आपको नॉलेज है AWS में थोड़ा बहुत? ठीक है, चलो ठीक है, परफेक्ट। और कितना एक्सपीरियंस है आपको? 3.5 है, ठीक है, चलो परफेक्ट, और ठीक है, थैंक यू। प्रिया भट्ट आप बताओ। प्रिया भट्ट। सर आपकी आवाज़ काफ़ी स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। हाँ। हाँ, अभी आ रही है, ठीक है, बोलो। अच्छा, 10 साल, ठीक है, चलो। ओके, परफेक्ट, ठीक है। हम्म। अच्छा। हम्म। कोई नहीं, आपकी जॉब बच जाएगी। तो अभी मतलब आपको नॉलेज है AWS में थोड़ा बहुत, हल्का? तो सर AWS नहीं पढ़ा, फिर अगर मैं अभी कुछ सर्विसेज आपको चलाऊंगा तो फिर आपको क्या समझ में आएगा? चलो कोई नहीं, आप ड्यूरिंग क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा AWS है क्या क्या चीज़ें, ठीक है? और ठीक है, थैंक यू। जयेश जी आप बताओ। जयेश इनामदार। ओके। परफेक्ट। हम्म। ओके ओके। ओके, परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, थैंक यू। निशांत जी आप बताओ। हाँ जी, निशांत जी बोलो। अ- अच्छा। हाँ जी। ओके, मतलब आप डेवॉप्स प्रोफाइल है, डेवॉप्स, बट अभी आपने उतना काम नहीं किया, ऐसा? अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है, परफेक्ट। तो कितना एक्सपीरियंस है आपको टोटल? 7.5 साल, अच्छा, परफेक्ट, ठीक है। AWS में नॉलेज है थोड़ा बहुत? ठीक है, चलो कोई नहीं। और अभिषेक जी आप बताओ। निशांत आप म्यूट कर लो। हम्म। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अभिषेक जी, एक भी नहीं आ रही। अभी भी बहुत धीरे आ रही है। शायद आप या फिर हेडफोन लगाओ, या तो फिर लैपटॉप से दूर हो। हाँ, अभी ठीक है, चलो। अच्छा।
हम्म, हम्म। चलो ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। चलो कोई नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं अपने बारे में बता दूं सर। अ, हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ, मैं पूरा बताऊंगा। मैं भी बता रहा हूँ, सारा कुछ बता रहा हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। और आप जब यहाँ इस क्लास से निकलोगे ना, तो आप अभी नहीं बोला आपने कि मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ। तो जो जो आप मैं आपको सिखाऊंगा, वो जब आंसर करोगे ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये मतलब आपने रियली इंडस्ट्री में काम किया है। और एकदम जेन्युइन चीज ही प्रोजेक्ट डिलीवर करूंगा आपको, जो मैं करता हूँ। एक्चुअली माय नेम इज इशू दहिया, एंड आई एम वर्किंग एज अ AWS कंसल्टेंट। एंड मैम, अभी मतलब मैंने रिसेंटली आई हैव सेट अप मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन AWS क्लाउड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। और रिसेंटली मैंने एक इंफ्रा सेटअप किया है एजोर में, जिसकी लॉन्चिंग 26 जनवरी को है, इंडिया की रिपब्लिक डे के दिन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासेस। और अब मैं बताता हूँ आपको। देखो, आप सबका ना टारगेट एक ही है। एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन देखना, ठीक है। थैंक्स अ लॉट सर गुरु। मैम, व्हाई आर यू सेइंग गुरु? नहीं 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 मैम, ऐसा गुरु मत बोलो। एक्चुअली मैं आप लोग से सारे से छोटा ही हूँ अभी। ठीक है। हाँ पुनीत सर, आप अभी मतलब आपको आपका मैंने इंट्रोडक्शन लिया है अभी? अभी भी ज्वाइन किया हो? अच्छा, बताओ सर आपके बारे में। ओके। हम्म। रैक स्पेस में हो? ठीक है, चलो ठीक है। तो ठीक है सर, आप लोगों का सारों का इंट्रोडक्शन सुन के मेरे को यही लग रहा है कि देखो, हम आप सबका ना गोल एक ही है। आप सारे अलग अलग देश मतलब शहर से हो या सिटी से कहीं से भी हो, लेकिन सबका गोल एक ही है। आप ये जानना चाहते हो कि AWS सर्टिफाइड होने के बाद या AWS करने के बाद मेरी क्या प्रोफाइल बनती है कंपनी में, कंपनी डेली बेस पे काम क्या करती है, और मैं क्या करूंगा कंपनी में जाके, या मैं क्या करूंगी कंपनी में जाके। ठीक है, आप लोग का टारगेट यही है। तो सर, कंपनी कोई भी हो, आप मतलब आपकी प्रोफाइल कुछ भी हो और कंपनी कोई भी हो, ठीक है, अगर वो AWS पे काम कर रही है तो उसका एक ही काम होता है। पहले मैं बताता हूँ आपको पहले कैसे काम होता था। अब मान लो, अगर मैं आपसे 2013 के पहले की बात करूँ, ठीक है, या मान लो 2000 की बात कर रहा हूँ आपको, कि आज से 20 साल पहले की बात। तो ये बताओ, अगर मेरे को एक डेटा सेंटर सेटअप करना है या एक इंफ्रा सेटअप करना है अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, चलो मान लो यहाँ पे ना, ये मेरी कंपनी है XYZ, ले लो आप। इस कंपनी को ना अपने लिए एक डेटा सेंटर सेटअप करना है। तो बताओ क्या तरीके हो सकते हैं उस टाइम पे? क्या लगता है आपको, क्या क्या तरीके हो सकते हैं उस टाइम पे इंफ्रा सेटअप करने के लिए, एक डेटा सेंटर लगाने के लिए कंपनी को? सबसे पहले हम करते हैं सर, एक बिल्डिंग लेते हैं रेंट पे। एक सेकेंड, किसका मैसेज था? मैम, यू कैन स्पीक मैम, प्लीज ना। एक्चुअली मैं क्योंकि मैं दूसरे उस पर रहूंगा टैब पे, तो बार बार आके देखना पड़ेगा। तो पहले हम बिल्डिंग रेंट पे लेना, ठीक है, राउटिंग स्विच वगैरह परचेस करना, ठीक है, सर्वर डेटा सेंटर लग जाएगा, तो उसके बाद कूलिंग सिस्टम वगैरह लगाना। तो ऐसे करके मतलब कई सारे रिसोर्स हम लेते थे पहले और सेटअप करते थे। ठीक है, अब मान लो कुछ टाइम के बाद मेरे को ना ये डेटा सेंटर या तो हटाना है या दूसरे रीजन पर लेके जाना है। तो क्या तरीके होते थे उस टाइम पे? असेंबलिंग करूं, डिसेंबलिंग करूं, है ना, एक एक करके चीजों को निकालूं। और मान लो मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद चलो एक टाइम ऐसा आया कि जो कंपनी के लिए मैंने बनाया ना अपने, जैसे मान लो इस XYZ कंपनी के पास ना एक प्रोजेक्ट आया हुआ था। ठीक है, वो प्रोजेक्ट था USA का। अब ना ये इसने USA वाले ने ना कुछ भी रीजन से इससे हटा लिया प्रोजेक्ट, और इसने पूरा सेटअप कर दिया।
तो क्या ये वेस्टेज नहीं हुआ एक तरह से? इसका कोई मतलब हुआ लगाने का उस टाइम पे? उस टाइम पे ये था कि मेरे पास ना, अगर मैंने सेटअप कर दिया ना, तो अगर मैं एक बार पैसे लगा दिया पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में या डेटा सेंटर बनाने में, मैंने पैसे लगा दिए, तो मेरे पास एक ही तरीका था कि वो मेरा पैसा वेस्ट हो गया। उसको मैं डिसेबलिंग करूंगा तो कब कब तक रखूंगा? वेट करूंगा, प्रोजेक्ट आएगा तो फिर लगाना चालू करूंगा। और मान लो मेरे को प्रोजेक्ट आने में 1 साल लग रहा है, 2 साल के बाद कोई प्रोजेक्ट आएगा, तो 2 साल का रेंट भी दे रहा हूँ बिल्डिंग का मैं, कूलिंग सिस्टम आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो सारी चीजें होती है, ठीक है। बट अगर मैं आज की बात करूँ ना, आज की, तो सर आज हमारे पास ना क्लाउड है। आज मेरे को ना इन चीज़ों की नीड नहीं पड़ती कि भाई बिल्डिंग रेंट पे लूँ, राउटिंग स्विच करूँ, कूलिंग सिस्टम लगाऊँ, कुछ भी नहीं। मेरे पास AWS, एज़ोर, GCP ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। फॉर सपोज AWS की बात करते हैं हम, तो AWS पता क्या बोलता है? भाई कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। अगर तू मेरे पास आ रहा है ना मेरी सर्विस लेने, तो तेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक अकाउंट क्रिएट करना, बस। बाकी तेरे को बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, सर्विसेज मैं दूंगा, रिसोर्सेज मैं दूंगा, राउटिंग चाहिए, स्विच चाहिए, कूलिंग सिस्टम चाहिए, सब कुछ मैं मैनेज करूंगा, मेरे ऑलरेडी डेटा सेंटर लगे हुए हैं, तेरे को जरूरत ही नहीं है उन चीज़ों की। बस जितनी तू चीज़ें यूज़ करेगा ना, उसका पे कर देना बस। उसका रेंट पे कर देना, या उसकी सर्विसेज की जो भी बिलिंग बन रही है वो पे कर देना, बस यही तरीका था आज का। इसके अलावा AWS कुछ भी नहीं बोलता करने के लिए। तो आप सबका ना टारगेट यही जानने का है कि भाई मैंने सर्टिफाइड कर लिया, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया, अब कंपनी पे चला गया, मेरा काम क्या है वहाँ पे, मेरे को ये जानना है। तो सर आप अगर AWS कंसल्टेंट हो, AWS इंजीनियर हो, क्लाउड इंजीनियर हो, ठीक है, AWS एडमिन हो, कुछ भी हो सर आप, ठीक है, आप लोग का ना एक ही काम होगा कंपनी में बस। वो काम सर पता है क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, बस। आप किसी भी प्रोफाइल में जाओ, आपका काम यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, या आप बोल लो डेटा सेंटर सेटअप करना। डेटा सेंटर कहाँ पे? ऑन प्रेमिसेस पे नहीं, AWS पे, ठीक है। अब मान लो चलो, एक आपने एक चीज देखी कि ठीक है, आपका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, मैंने बोल दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है सर? VPC बनाना, मतलब जो भी एज पर रिक्वायरमेंट आपकी क्लाइंट की है, आपने वो सेटअप करना है, बस आपका काम यही है। कोई भी आप किसी प्रोफाइल में जाओ AWS में, कंसल्टेंट जाओ, इंजीनियर जाओ, क्लाउड इंजीनियर जाओ, एडमिन जाओ, कोई भी प्रोफाइल हो आपकी, बस काम यही होगा, इंफ्रा सेटअप करना है मेरे को, बस डेटा सेंटर सेटअप करना है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मैंने ना AWS में जॉब ले ली, ठीक है, और मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना था, मेरे पास 5 बंदों की टीम है, तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एक वीक में खत्म कर दिया, वरना सेटअप कर दिया, ठीक है, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप लोग के दिमाग में ये चीज आती होगी, यार एक वीक में खत्म कर दिया, उसके बाद मेरा काम क्या है कंपनी में? कोई तो काम होता होगा कि बस सेटअप कर दिया और बैठ गए? नहीं सर, अगर पता, अगर 5 बंदों की टीम है ना आपकी, अगर आपकी कंपनी में 5 बंदों की टीम है, और इन 5 बंदों ने मिलके एक वीक में, एक सेकंड रुको, एक वीक में इनका सेटअप कर दिया 5 बंदों ने मिलके। अब पता है इन 5 बंदों में काम क्या होगा? बस इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं होता, अब काम ये आ गया कि मान लो मेरा कोई क्लाइंट था ना, वो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी थी, ठीक है। अब उसके पास ना मल्टीपल डेटा है, बहुत सारा डेटा है। अब वो चाहती है कि मेरा डेटा ना S3 बकेट पे डाल दे। तो किसी बंदे का डेली टास्क पता क्या हो गया? आपका सीनियर आता है आपके पास, आपको बोलता है भाई एक काम कर, मैं तेरे को दे रहा हूँ पेन ड्राइव, इसमें पड़ा है डेटा, या तेरे को मैं भेज रहा हूँ डेटा, ठीक है, इसको ना तू CLI के थ्रू S3 बकेट पे डाल दे। तो आपका पहला टास्क ये हो गया कि S3 बकेट पे डेटा अपलोड कर रहे हो आप फ्रॉम लोकल। ये आपका पहला टास्क हो गया डेली बेसिस पे, ठीक है। अब दूसरा बंदा आ रहा है, पहले बंदे का काम था, ठीक है। अब दूसरे बंदे का क्या टास्क होगा? एक बंदे को तो मिल गया टास्क डेली का, दूसरा बंदा, अब दूसरे बंदे के पास टास्क पता क्या आता है? सीनियर आके बोलता है भाई जो भी हमने इंफ्रा सेटअप किया है ना, उसमें तो को ये देखना है कि RDS कितना हाई जा रहा है, ठीक है, EC2 कितना हाई जा रहा है, रेडिस कितना हाई जा रहा है, अगर जा रहा है तो ऑटो स्केलिंग थ्रू मशीन आ रही है कि नहीं, रीजन क्या है इतना हाई जाने का,
आपने लोड बैलेंसर पे 400 ट्रैफिक डिफाइन की है, 300 आ रही है, 100 नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? तो ये चीज़ों का पता करना है ना, तो आपको सर एक बंदे को बिठा दिया क्लाउड वॉच पे। क्लाउड वॉच में इसको बोलते हैं कि सिर्फ मॉनिटरिंग करना। एक बंदे का काम सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग करने का है। और सिर्फ मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं कि डैशबोर्ड है सामने उसको देख रहे हो, रीजन भी बताना पड़ेगा आपके सीनियर को कि सर ये रीजन है, इसी टू हाई गया, इस रीजन से हाई गया, क्यों हाई गया। ये सारी चीजें अभी हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। जैसे अभी आपको बता रहा हूँ कि डेली बेस में हम करते क्या हैं। ठीक है, दूसरे बंदे को ये टास्क मिलेगा क्लाउड वॉच में काम करने का। अब बात करते हैं तीसरे बंदे का। तो पता है तीसरे बंदे में क्या होता है, एडब्ल्यूएस में एक सर्विस होती है सिक्योरिटी हब। ये क्या करती है, आपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है, वीपीसी बनाया है, सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, लोड बैलेंसर लगाया है, ठीक है, जो भी आपने जितना भी कुछ किया है उसका एक, ये ऐसा एक कंसोल होता है सिक्योरिटी ऐप का जहाँ पे ना फाइंडिंग्स आ रही होती है सर। फाइंडिंग्स का मतलब क्या, कि भाई तेरा ये वाला पोर्ट इनेबल है, ये पब्लिक पोर्ट है, इसको डिसेबल कर दे, वीपीसी क्रिएट है लेकिन एंड पॉइंट क्रिएट नहीं है, एंड पॉइंट क्रिएट कर दे, S3 बकेट बना हुआ है, इसमें ये वाली पॉलिसी लगा दे। तो ये कुछ फाइंडिंग्स होती है, उस फाइंडिंग्स को आपको देखना है और रिजोल्व करना है। कैसे करना है, क्यों करना है, वो मैं आगे बताऊंगा जब प्रैक्टिकल करेंगे। तो अभी जैसे ये समझो कि ये एक टास्क होता है कंपनी में डेली बेसिस पे, कि भाई तेरे को जाके ना सिक्योरिटी हब पे काम करना है, वहां पे जो भी फाइंडिंग्स आ रही होगी तो वो फाइंडिंग्स रिजॉल्व करनी है, बस तेरा यही काम है एक। ठीक है, तो ये होगा तीसरा टास्क। अब बात करता हूँ चौथे बंदे का टास्क क्या होता है। सर चौथे बंदे का टास्क पता क्या होता है, एक ना कंपनी में मेल होती है सर, कंपनी की मेल आईडी होती है जिसपे ना आपका एसएनएस कॉन्फ़िगर होता है। एसएनएस पता है किसी को, कोई बताएगा एसएनएस क्या होता है? बस एसएनएस कॉन्फ़िगर, हाँ कंपनी में ना एसएनएस कॉन्फ़िगर होता है। उसमें क्या होता है कि जो भी आपका चीजें हो रही है ना उसकी एक मेल आ रही होती है, आप डिफाइन करके रखते हो भाई, अगर मेरा जो इसी टू इंस्टेंस है या वेब सर्वर है, अगर उसमें ट्रैफिक 70 या 80 से ऊपर जाए ना तो मेरे पास एक मेल आ जाए। मेरा आरडीएस है, आरडीएस में 70 80 से ऊपर जाए ना तो मेरे पास मेल आ जाए। रेडियस सर्वर लगाया हूँ इलास्टिक कैसे, उसमें अगर जा रहे हैं ना 70% से ऊपर उसका वो सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो मेरे पास एक मेल आ जाए। तो इन चीजों को, मेलों को देखने के लिए, मेल देखने का पता है बंदा क्या करता है, बताएगा क्लाउड वॉच वाले के पास, भाई तेरे को ये फाइंडिंग्स आ रही है, क्लाउड वॉच बोलेगा हाँ भाई आ रही है। इससे पूछा, इसने बोल दिया, अगर मान लो कौन काम कर रहा था इस पे, तो एक एक मान लो क्लाउड वॉच वाला ही काम कर रहा है, ये क्या करता है, फाइंडिंग्स देख के रिजॉल्व करता है। तो एसएनएस वाला ना इसको बता देगा क्लाउड वॉच वाले को, भाई देख मेरे पास ये मेल आई हुई है, ये चीजें नहीं है, ये चीजें में गलती है, एक काम कर जाके रिजॉल्व कर दे। तो ये बंदा जाके रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, चौथे बंदे का काम हो गया। सर एक काम पता है हमारे बंदे क्या करते हैं, एक काम ये होता है सर, मान लो ना मेरे को कुछ एक्स्ट्रा बकेट्स क्रिएट करने हैं, या कोई बकेट है उसको पब्लिक करना है, ऑब्जेक्ट को पब्लिक करना है। जैसे मान लो मेरे पास एक S3 बकेट ना स्टैटिक कंटेंट पड़ा है एक बकेट पे, ठीक है, स्टैटिक कंटेंट है। अब उस पे कोई काम करना है, उस पे कोई काम करने का मतलब क्या, कि इस कंटेंट को पब्लिक करना है, ठीक है, इस कंटेंट को अपने डीएनएस साथ बाइंड करके पब्लिक डालना है ताकि वर्ल्ड वाइड लोग एक्सेस कर सकें, इसमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हम डेली बेसिस टास्क पे करते हैं। बस इतना ही काम होता था एक एडब्ल्यूएस इंजीनियर, कंसल्टेंट या क्लाउड इंजीनियर का। और काम कैसे करते हैं सर, सीएलआई के थ्रू या जीओआई के थ्रू? हाँ जी। मैं पूछ लो, आप बीच में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। मैं जस्ट जस्ट अभी मैंने स्टार्ट किया है, मैं आपको आगे वो दिखाने वाला हूँ पूरा, मेरे पास है, ठीक है, मैं दिखा दूंगा कैसे बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कुछ। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन आपके माइंड में जब भी हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखो, जितने आपके माइंड में क्वेश्चन है ना, बस आप उसको रखो और पूछो, आगे सब क्लियर कर दूंगा मैं, क्योंकि मैंने ऐसा कंटेंट ही बनाया है कि एडब्ल्यूएस में काम करने के लिए उत्सुक बंदे को, जो भी इंटरेस्टेड है एडब्ल्यूएस में जाने का, डेवऑप्स में जाने का, उसके माइंड में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। और अगर आ रहा है तो उसका मैं आंसर करूं, ऐसे मैंने पूरा कंटेंट बनाया हुआ है कोर्स का। आपकी 8 क्लासेस होंगी, 9 क्लासेस होंगी। इन 9 क्लासेस में ना आप ऐसा बन के निकलोगे कि आपको ये फील होगा कि मैंने ना एडब्ल्यूएस में काम करके ही आई हूँ, बस 9 दिन मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने काम करके आया है। अब कंपनी में जो भी इंटरव्यू होगा, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कंपनी का इंटरव्यू हो, अगर एडब्ल्यूएस पे है ना, तो ये प्रोजेक्ट करने के बाद या ये क्लासेस करने के बाद गारंटीड कहता हूँ कि आप निकाल लोगे। ठीक है, तो मैम मैंने क्या बताया कि आप किसी भी प्रोफाइल से जाओ, आपका कोई भी डोमेन हो, कंसल्टेंट हो, इंजीनियर हो, क्लाउड इंजीनियर हो, एडमिन हो, सिसऑप्स एडमिन हो, कुछ भी हो, बट आप लोग का काम सिर्फ एक और एक ही है एडब्ल्यूएस में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना और डेटा सेंटर सेटअप करना, आप ये बोल सकते हो।
ठीक है, अब आप बोल रहे हो ना कि हाँ बोलो। हाँ जी। हम्म। सर चारों फॉर्मेट में सेम काम नहीं होता, लेकिन आप सबका ना मोटिव यही होता है। अगर एडमिन हो ना तो पता है आपके एडमिन में काम क्या होता है। यार एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर देता हूँ, VPC क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, IAM यूजर बना देना, तो ये एडमिन का काम है। लेकिन सर पता है आप ना इतना काम करके छोड़ दोगे बस, आपकी हायरिंग तो एडमिन पे हो गई, लेकिन एक जो मेन AWS इंजीनियर है ना, वो पूरा काम करता है। जैसे मैं, अगर मैं मेरी प्रोफाइल AWS कंसल्टेंट, तो पता है मैं क्या करता हूँ। मैं ना स्क्रैच से EC2 से लेकर एंड कोड डिप्लॉय करने तक, सर्वर को लाइव करने तक, वेबसाइट को लाइव करने तक सारा काम मैं ही करता हूँ। और एडमिन में क्या होता है, आपको 3 सर्विस पकड़ा दी, इन 3 सर्विस पे काम कर रहे हो बस। आपने मान लो AWS एडमिन गए हो ना, आपका पता है डेली बेस में काम क्या है। आपका काम तभी है, एक IAM यूजर क्रिएट करना, भाई इस पे काम कर ले, ठीक है, VPC क्रिएट करना, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट करना, तो ये सारे काम एक सर्विसेज पकड़ा दी गई, उस पे आप काम कर रहे हो, तो ये एडमिन के काम होते हैं। क्लाउड इंजीनियर की क्या क्या काम है, ये क्लाउड इंजीनियर है। पता है क्लाउड इंजीनियर में सिर्फ AWS नहीं आता सर। क्लाउड इंजीनियर में ना उस बंदे को AWS का नॉलेज भी होगा, एज़्योर का भी होगा, और GCP का भी होगा। पर पता है इस बंदे का प्रोफाइल क्या होता है, इस बंदे का काम क्या है। इस बंदे का भी ना यही काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना। सर AWS है क्या, AWS सर्विस कौन सी दे रहा है। यही दे रहा है ना कि भाई जो तू पहले ऑन प्रेमिसेस में करता था वो मत कर, मैं दे रहा हूँ सारा कुछ। यही है ना इसका मतलब। AWS मार्केट में क्या करता है, यही कर रहा है ना, इसका काम तो यही है कि जो रिसोर्सेज तू पहले करता था, मैनुअली जाके डेटा सेंटर लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो अब तू मैनुअली मत कर, तेरे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे, कितनी सारी चीजें हो रही थी। मेरे पास ऑलरेडी डेटा सेंटर सेटअप है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, मेरे पास सारी सर्विसेज उपलब्ध हैं। तू आ, जो सर्विस तू यूज करेगा उसका पे कर और चले जा। अब एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बताना क्या होगा, ठीक है। मेरे पास ना एक मान लो ये मेरी कंपनी है, टेक्निकल क्लाउड नॉलेज, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये एक मेरा क्लाइंट है USA में, एक क्लाइंट है UK में, और मान लो एक क्लाइंट है कनाडा में, ठीक है। इन तीनों क्लाइंट को ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, ठीक है। और इनकी ना डेडलाइन है, इन तीनों ने मेरे को डेडलाइन दी कि भाई 4 दिन में चाहिए, 4 दिन में। तो एक बात बताओ, अगर टेक्निकल क्लाउड नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना चाहता है, तो एक क्लाइंट के लिए कितना दिन लेगा। नॉर्मली उसको VPC क्रिएट करना है, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, ठीक है, सारा कुछ क्रिएट करना है मैनुअली, तो कितना टाइम लेगा वो बंदा। ये वाली कंपनी कितने टाइम लेगी इसको सबमिट करने पे, पूरा का पूरा इंफ्रा। महीना भी लग जाएगा, ठीक है। और मेरे पास बहुत ही एक्सपर्ट बंदे हो, तो 5-6 बंदे एक्सपर्ट है, फिर भी आप सोचो कितना टाइम लेगा। 2 वीक तो लेगा ना, 2 वीक, ठीक है। हाँ, तो 2 वीक ना वो एक को करने में लगा दिया मैम, एक को USA वाले पे ही टाइम कर दिया, और ये 2 मेरे क्लाइंट चले जाएंगे फिर तो। इनके लिए तो मैं कर ही नहीं पाया टाइम पे। तो पता है अभी ना मार्केट में ना इंफ्रा सेटअप करने के लिए कुछ टूल्स भी हैं। टूल्स पता है कौन से हैं। टेराफॉर्म, सुना होगा आप लोगों ने। हम्म। क्लाउड फॉर्मेशन, ये सिर्फ और सिर्फ क्लाउड फॉर्मेशन क्या है कि AWS बेस्ड है, AWS स्पेसिफिक है ना। इस पे आप एज्योर पे नहीं कर पाओगे, GCP पे नहीं कर पाओगे, बट टेराफॉर्म के थ्रू ना, एज्योर हो, GCP हो या AWS हो, अलीबाबा हो, कोई भी क्लाउड हो, इसके पास मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर से टाई अप है, तो आप उन पे कर सकते हो। बट AWS क्लाउड फॉर्मेशन ना सिर्फ और सिर्फ AWS स्पेसिफिक है, ठीक है। इससे इसके थ्रू आप सिर्फ इंफ्रा क्लाउड फॉर्मेशन पे कर पाओगे, अच्छा एक AWS पे कर पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ना मैंने टेम्पलेट रेडी किया हुआ है, तब मैं कितने दिन में कर पाऊंगा इंफ्रा सेटअप USA वाले के लिए, टेम्पलेट के थ्रू। करेक्ट, इसके लिए भी कर दिया, और इसके लिए इसका भी ना कुछ नहीं, इसके लिए भी कुछ चेंजेस करूंगा और कर दूंगा, इसका भी हो जाएगा, और कनाडा वाला का भी हो जाएगा। ऐसे ही टेराफॉर्म के थ्रू अगर कर रहा हूँ ना, तो जो फाइल मैंने USA वाले के लिए लिखी है ना, बस इसका सबमिट भी कर दिया। बस टेराफॉर्म फाइल लिखने में जो टाइम लगा, बस वही टाइम है बस, और उसके अलावा कोई टाइम नहीं लगा। मैंने फाइल लिख दी, अब ना इसके थ्रू मैंने USA वाले का इंफ्रा बना दिया, 2 दिन में सबमिट कर दिया।
और उसी 2 दिन में ना इनका भी कर दूंगा और इनका भी कर दूंगा। बस करना कुछ नहीं पड़ेगा, इसी फाइल को कॉपी करूंगा और इनकी जो रिक्वायरमेंट होगी, पता है कंपनी रिक्वायरमेंट क्या देती है? आपका क्वेश्चन था ना मैम, रिक्वायरमेंट क्या आती है, हमें करना क्या है? मैं बताता हूँ कंपनी रिक्वायरमेंट क्या देती है इंफ्रा सेटअप करने के लिए। मान लो आपका क्लाइंट है यूएसए का, उस कंपनी का नाम है, कुछ भी ले लो आप, एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है। पता है वो रिक्वायरमेंट क्या बजेगा इंफ्रा सेटअप करने के लिए आपके पास? सिर्फ ये 4 चीज़ है। पहली चीज़, भाई EC2 जो आएगा ना, उसका साइज तू ले लेना T2.micro। एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, T2.micro, साइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ क्या आती है एक क्लाइंट की तरफ से हमारी कंपनी के पास, जिस पे हम काम करेंगे, जिसके लिए हम काम करते हैं उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, ये हम डिसाइड नहीं करते हम, रिक्वायरमेंट क्लाइंट देता है। हाँ एक चीज है, अगर आप, आपकी कंपनी सजेस्ट कर रही है क्लाइंट को कि सर, अगर मतलब आप इतना खर्च है, आपका इतना बजट है, तो एक काम करते हैं, मैं आपको इतना देती हूँ, तो ये चीज भी ना अगर कंपनी नहीं बता रही ना, तो फिर आपका सीनियर बताएगा कि हमें यही चीजें लेनी है। बट क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है क्लाइंट की तरफ से, वो बता रहा हूँ आपको मैं। तो आप उसके पास तरफ से आए कि भाई इसी टो का साइज ये होगा, अब बोलेगा RDS साइज T3A.small, अब बोलेंगे रेडियस साइज T3.medium, ठीक है। और लास्ट में एक चीज पता क्या आती है? लास्ट में मैम एक चीज आएगी, नेमिंग कन्वेंस। नेमिंग कन्वेंस का मतलब क्या होता है? आप कुछ भी नेम नहीं ले सकते कंपनी में। मान लो एक्स वाई जेड कंपनी है ना, तो XYZ-VPC बनेगा, XYZ- लोड बैलेंसर बनेगा। तो ऐसे काम होता है। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आती है ना, सिर्फ इतनी आती है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं आती सर या मैम। हमारे पास सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट आती है। अब हमारे ऊपर होता है कि भाई VPC कैसे बनाना है, कितना उसका CIDR ब्लॉक लेना है, सबनेटिंग कितनी करनी है, वो हम डिसाइड करते हैं और हम सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट को भी कि भाई हमने ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर डायग्राम है हमारा, हम इस बेस पे बनाते हैं, तेरे को पसंद है क्या? क्लाइंट बोलेगा हाँ पसंद है। आपको एक चीज पता है लेकिन ना, आपके पास अगर क्लाइंट है ना, इसके पास अगर क्लाइंट है यूएसए वाला, यूके वाला, कनाडा वाला, वो इसलिए है क्योंकि टेक्निकल क्लाउड नॉलेज के ना बहुत कॉम्पिटिटर है मार्केट में। उनके पास वो क्यों नहीं गया? इनको पता है कि यार ये कंपनी जो है ना, ट्रस्ट वर्दी है और बहुत ही कम पैसे में, मतलब या फिर बहुत ही कम खर्च में ही मेरा काम करा देगी। तो पता है हमारे पास ना एक ऑप्शन और होता है कि क्लाइंट से ना हम इतनी चीजें ले लिए, लेकिन अगर मान लो क्लाइंट ना इन चीजों को तो दे दिया, बट आप सजेस्ट करते हो सर फालतू क्यों ले रहे हो आप, तीसरे डॉट स्मॉल या तीसरे डॉट मीडियम, माइक्रो चला लो। मीडियम ले रहे हो सर आप RDS में, मान लो कल को आपका वो बढ़ गया तो, आपका RDS साइज बढ़ गया तो फिर क्या करोगे? मॉडिफाई करोगे। बेस्ट है कि सर आप पहले ही वो ले लो ना, एक एवरेज ले लो, M4 डॉट लार्ज ले लो, M4 डॉट मीडियम ले लो। ये तरीका होता है। हम सजेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट को कि सर ये बेटर हो सकता है, आप ये ले लो, ये आपके लिए भी अच्छा है, और बाद में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक एस्टिमेट बिल पे दे देते हैं भाई, इतना बिल आएगा आपके इंफ्रा का, ठीक है। अब बोल रहा हूँ रेडिस का साइज T3 डॉट मीडियम, और ये जो है ना, ये साइज ही बेस्ट होता है रेडिस के लिए, जो मैंने मोस्टली देखा है सारी इंफ्रा में जो मैंने सेटअप की है, ठीक है। तो ये साइज ही बेस्ट होता है। अब मान लो कंपनी भेज दी भाई कि रेडिस का साइज ना तो M4 डॉट लार्ज ले ले, ये ले ले तू, तो आपके पास जो ऑप्शन है, पहले उसके समझो इंफ्रा कितना बड़ा है, कंपनी कितनी बड़ी है, क्लाइंट कौन है। अगर बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही ट्रैफिक है, तो ठीक है, उसने सही भेजा M4 डॉट लार्ज, बट उसको सजेस्ट करो सर इतना क्यों लेना है। आप एक काम करो, स्टार्टिंग लेवल पे T3 डॉट मीडियम ले लो, जब आगे रिक्वायरमेंट आएगी फिर मॉडिफाई करके बढ़ा देंगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं, बट अगर क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आ रही है या आपके सीनियर की तरफ से रिक्वायरमेंट आ रही है आपके पास कि भाई किस लेवल बनाना है, तो सर यही रिक्वायरमेंट होगी बस। इन चीज़ों पे ही आपका हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, साइजेस आते हैं बस, और नेमिंग कन्वेंस। बाकी आपको डिपेंड करता है आप कैसा करते हो। आपकी कंपनी ना एक डॉक्यूमेंटेशन बना के रखती है हमेशा, कोई भी हो, कोई भी कंपनी हो, छोटी हो, बड़ी हो, मीडियम लेवल हो, हायर लेवल हो, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन सेट होता है कि भाई BPC बनाऊंगा तो ये लूंगा हर इंफ्रा में। आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन मैंने ही बनाया है कि मेरा कैसा है, मैं कैसे इंफ्रा बनाता हूँ, सारा कुछ दिखाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। मैम हम ही बनाएंगे ना।
आपको पता है हमारी एक प्रोफाइल, मैं आगे ना एक मतलब एंड ऑफ द क्लास नहीं, मतलब 2-3 क्लास पहले खत्म होने के पहले पहले मैं आप लोग को एक प्रोजेक्ट क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू भी करके दिखाऊंगा पूरा इंफ्रा, और टेराफॉर्म के थ्रू भी करके दिखाऊंगा पूरा इंफ्रा। हाँ हाँ, टेराफॉर्म टेराफॉर्म इस समय में मस्ट है, मतलब अगर आप एडब्ल्यूएस पे काम कर रहे हो ना, तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है कि आप ना कंपनी में इस लेवल पे काम कर रहे हो कि टेराफॉर्म के थ्रू इंफ्रा सेटअप कर रहे हो। क्योंकि अब ना कंपनी उस चीज़ों पे पसंद नहीं करती कि आप मैनुअली जाके वीपीसी क्रिएट कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, है ना? आपके अगर आपको टेराफॉर्म आता है ना, तो सिर्फ आपको फाइल लिखने की देरी है बस। और फाइल भी ना अगर वेरिएबल्स वगैरह पढ़ लोगे, मैं टेराफॉर्म की क्लास भी देता हूँ, अगर आप लोग को ज्वाइन करना हो, पसंद आए अगर क्लासेस, तो उसमें ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मेरी क्लासेस चलती है टेराफॉर्म पे। लेकिन हाँ, बेनिफिट ये है टेराफॉर्म में मैम, इसके थ्रू ना जो काम आपको एडब्ल्यूएस में 1 हफ्ते लग रहे, 2 हफ्ते लग रहे ना, वो आप 1-2 घंटे में कर लोगे, फाइल लिखने के साथ साथ। उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं वेरिएबल्स वगैरह ऐड करने के, तो आपने क्या किया, मान लो यहाँ पे ना मैंने दे दिया T2 साइज बराबर T2 डॉट माइक्रो। अब मेरे को जहाँ पे इसकी नीड होगी ना, तो मैं ये डिफाइन करते नहीं बैठूंगा, वेरिएबल कॉल करा लूंगा। तो ये कई सारी चीजें हैं, टेराफॉर्म की क्लास में मैं बताता हूँ। तो टेंशन मत लो, एंड ऑफ द क्लास उसके पहले होते होते मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगा कि टेराफॉर्म पे कैसे काम करते हैं। अगर मतलब बेसिक लेवल का टेराफॉर्म आप सीख जाओगे और उससे काम करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, मुश्किल से आधे घंटे 1 घंटे की क्लास दूंगा उसमें। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा टेराफॉर्म पे कैसे काम होता है और आप कैसे कर सकते हो बेसिक लेवल पे। बहुत ही ईज़ी टेराफॉर्म, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ, उसके कुछ टॉपिक्स हैं एडवांस लेवल के, जिसको मैं पढ़ाता हूँ तो टाइम लगते हैं। बाकी अगर एक बेसिक लेवल पे टेराफॉर्म पे काम करना है ना, तो वो आप इज़िली सीख जाओगे इस क्लासेस के थ्रू ही। ठीक है? अब ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि कंपनी में हम किस लेवल पे इंफ्रा बनाते हैं। एक बार चलते हैं मेरे डॉक्यूमेंटेशन पे, जो मैंने खुद से रेडी किया हुआ है। स्क्रीन विज़ुअल है आप लोग को? विज़ुअल है ना? ठीक है, चलो। 1 सेकंड देना मेरे को बस। है नहीं यार। ये देखो, ये आर्किटेक्चर होता है जिस लेवल पे इंफ्रा बनता है। ठीक है, ये देख, आपको दिख रहा है? क्लियर है आप लोग को स्क्रीन? ये आर्किटेक्चर एक हाँ, ब्लर है। मैं आप लोगों को ना शेयर भी कर दूंगा इन चीज़ों को। तो ये इस तरह का ना हमारा एक आर्किटेक्चर डायग्राम होता है, जिस बेस पे हम इंफ्रा बनाते हैं और अपने क्लाइंट को दिखाते हैं। अभी उतना फोकस मत करना, आगे मैं सिखाऊंगा बनाते कैसे हैं। जिस तरह पे देखो कि किस लेवल पे इंफ्रा का डायग्राम बनता है, तो ये बना के ना हम अपने क्लाइंट को भेजते हैं, सर हमने इस लेवल पे इंफ्रा बनाया है, या आप इस लेवल पे बनाते हैं, आपको पसंद है क्या? रिसोर्सेज दिखा देंगे, और उस वो ना उस लेवल पे फिर हमको लिख के भेजता है, भाई ये चीज़ें हैं, चल ठीक है। इसके बाद ना एक काम तू करना, मेरा इंफ्रा बनाने के बाद ना मैनेज के लिए मैं अपनी कंपनी में हायरिंग नहीं करूंगा एडब्ल्यूएस पे, तू ही मैनेज कर लेना। तो इंफ्रा देखो, दो तरह से काम होता है, एक तो आपने इंफ्रा बना दिया, उसके बाद सबमिट कर दिया क्लाइंट को, अब क्लाइंट देख रहा है सारा कुछ। लेकिन दूसरी तरीका क्या होता है कि कई क्लाइंट, मोस्टली क्लाइंट 80% क्लाइंट ये बोलते हैं कि भाई बनाने के बाद भी ना मैनेज भी तू ही करेगा। तो आप ना जब मैनेज कर रहे हो ना, तो आप ये चीज़ों को दिखाते हो कि सर ये चीज़ें हैं, और इन चीज़ों पे हमारी टीम बैठती है और इन चीज़ों का मैनेज करेंगे हम। वॉइस ब्रेक हो रही है? सही है वॉइस? अब ये देखो, ये होता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, और ये तरीका होता है बनाने का। इस लेवल पे सारी कंपनी होती है जो इंफ्रा बना रही होती है, सारी कंपनी एडब्ल्यूएस पे इसी लेवल बनाती है। अगर अगर वो कोड ले रही है किसी ना किसी सोर्स से, मान लो गिटहब पे है,
डेवलपर ने वहाँ पे सोर्स पुश कर दिया, तो वहाँ से कैसे पाइपलाइन चलेगी लेगी। तो उस तरीके का जो पूरा होता है ना मतलब सेटअप, वो हम इस तरीके से बनाते हैं। तो ये होता है चीज़ें, ये होती हैं चीज़ें जो हम इंफ्रा में लेते हैं। अब देखो कैसे, इधर मत देखो, इधर नीचे देखो, यहाँ पे लिखा है सर ये मैम ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने जो सेटअप किया उस लेवल बनाया है। कंपनी के पास भी होता है डॉक्यूमेंटेशन, हर कंपनी के पास होता है। हाँ कंपनी आपको, हाँ इसी को फॉलो करना पड़ता है, बस आपको ना इन सर्विसेज का नॉलेज होना चाहिए बस। ठीक है, और हम इसके लेवल पे ही हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट होगा ना, इसके लेवल पे ही होगा। हम ये सारी चीजें जो दिख रही है ना, देखो शुरू से देखते जाओ, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। वीपीसी क्रिएट करेंगे, सबनेट, टाउट टेबल, नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, सिक्योरिटी ग्रुप्स, रोल्स, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, फिर मशीन आएगी, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, कोड डिप्लॉय। तो ये सारी चीजें हम पूरा प्रोजेक्ट में करेंगे। और हमारा जो सोर्स होगा ना, जो हमारा कोड पड़ा होगा, वो पड़ा होगा मैम यहाँ पे, जो मैं यूज करूंगा वो करूंगा बिट बकेट। नाम सुना है किसी ने बिट बकेट का? कंप्लीटली गिट की तरह काम करता है वो, बैकएंड में गिट ही चल रहा होता है। ठीक है, बट हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि मेरी कंपनी ये चाहती है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जेनकिंस का यूज ना करूँ पाइपलाइन चलाने के लिए, इसलिए मैं बिटबकेट यूज करता हूँ। ठीक है, तो हम ये पूरा सेटअप करेंगे एडब्ल्यूएस कंसोल पे। मैन्युअली पहले करूंगा, फिर बाद में कुछ चीजें एडब्ल्यूएस क्लाउड फॉर्मेशन और टेराफॉर्म के थ्रू करके दिखाऊंगा। बट पहले मैन्युअली करेंगे हम सारा काम। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कोड होगा वो होगा बिटबकेट, वहाँ पे बिटबकेट पे पड़ा हुआ, वहाँ पे जाएंगे। मैंने कोडिंग खुद से की है, सारा लिखा हुआ है, उस कोड में चेंजेस मारेंगे, वहाँ से फिर पुश करेंगे सारा कुछ। तो कोड डिप्लॉय से होते हुए, कोड डिप्लॉय एक तरह का सीआई सीडी है, जो एडब्ल्यूएस की सर्विस है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे। इस लेवल पे तो नहीं पढ़ते, मतलब जो आप निकालते हैं ना आर्किटेक्ट, ये डेवऑप्स का पार्ट है, एडब्ल्यूएस डेवऑप्स का। बट यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं मोस्टली। तो उसके थ्रू कोड फिर उसमें आता है, वहाँ से कोड चलता है, हमारे सर्वर पे आता है, फिर जाके हमारी वेबसाइट लाइव होती है। अब ना मान लो इंटरव्यू में क्वेश्चन आ गया, फॉर सपोज, कि ठीक है भाई तूने इंफ्रा सेटअप कर दिया, डेली बेस का टास्क क्या होता है? तो मैंने आपको बताया ना डेली बेस में आप क्या करते हो। वो क्या करते हो ना, वन बाय वन प्रैक्टिकल करेंगे, तब और अच्छे समझ में आएगा। S3 पे काम करता हूँ, या वीपीसी पे काम करता हूँ, सिक्योरिटी हब पे काम करता हूँ, क्लाउड वॉच पे काम करता हूँ, कैसे करता हूँ, तो ऐसे करता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेटअप करता था, ये तरीका था सेटअप करने का, वीपीसी क्रिएट करना, ये क्रिएट करना, वो क्रिएट करना। फिर मैंने एडवांस हो गया, मैंने क्लाउड फॉर्मेशन यूज कर लिया, टेम्पलेट के थ्रू पूरा सेटअप कर रहा हूँ, टेराफॉर्म के थ्रू कर रहा हूँ। तो जो मतलब ऐसी चीजें हैं, अगर आप एज अ फ्रेशर भी हो, आप इसमें इनमें से एक बंदा था जिन्होंने मेरे को बताया कि वो 1 साल पहले ही पास आउट है ना। तो अगर आप 1 साल में भी ये बोलते हो ना कि मैंने ये चीजें सीखी और मैंने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है, आप हार्डली अच्छे पैकेज पे जाओगे और इजिली इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। इंटरव्यूअर को खुद पता होता है कि ये जो बता रहा है वो अच्छे लेवल का बता रहा है, मतलब इसने इस पे काम किया है। और जो मैं प्रोजेक्ट आपको दे रहा हूँ ना, ये मतलब अगर आप ये भी बोलते हो ना कि मैंने लास्ट 5 ईयर से सिर्फ एडब्ल्यूएस पे काम किया हूँ, तो वो कंपनी इजीली समझ जाएगी हाँ किया है। हाँ जी। हाँ हाँ, एकदम कर पाओगे, एकदम कर पाओगे। एंड ऑफ द क्लास मैं आप लोग को हाँ मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हमारा पूरा मॉड्यूल क्या होगा। ठीक है, हम किस लेवल पे पूरा मतलब टेरा ये वाला बैच कंटिन्यू करेंगे। तो एक आपने ये चीज समझा जो मैं आपको दिखाया, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। देखो हम ना, हमारे पास ना रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया, रिक्वायरमेंट यही आती है। रिक्वायरमेंट क्या आती है? आरडीएस साइज, रेडियस साइज, EC2 का साइज, नेमिंग कन्वेंस। और मान लो कंपनी अगर टेराफॉर्म के थ्रू काम करा रही है और वो चाहती है कि आप उसका AWS कंसोल यूज ना करो, आप सिर्फ सेटअप कर दो इंफ्रा, तो वो आपको ना एक एक्सेस की सीक्रेट की भी देती है। टेराफॉर्म में क्या होता है कि हम ना ऑथेंटिकेट कराते हैं अकाउंट को, AWS अकाउंट को। वो कैसे कराते हैं? हमें नीड होती है एक्सेस की, सीक्रेट की, और रीजन, कि किस रीजन में काम कराना है। इन 3 चीजों की बहुत नीड होती है ऑथेंटिकेट कराने के लिए। इन चीजों से क्या होता है, टेराफॉर्म और एडब्ल्यूएस के बीच में ऑथेंटिकेशन बन जाता है। उसके बाद हम जो भी लिखते हैं रिसोर्स, कि भाई वीपीसी क्रिएट कर दे, सबमिटिंग कर दे, ये सारा कुछ कर दे, तो वो फिर जब अप्लाई चलाते हैं तो जाके वहाँ पे बन जाता है। तो कई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि ये बोलते हैं कि भाई देख, मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ ताकि तू मेरा पैसा बचाए, उतना खर्च ना करे, एक अच्छे लेवल पे काम करे। तो आप ही उनको बोलते हो, या क्लाइंट ये बोलता है कि भाई एक काम कर, मैं ना सिर्फ तेरे को सिक्योर की, एक्सेस की, सीक्रेट की दे देता हूँ। ठीक है, सीक्रेट की और एक्सेस की, और रीजन किस रीजन पे करना है, तो तू इसको ले ले और टेराफॉर्म फाइल अपने लोकल पे लिख, विंडो या सेंटोस कुछ भी लेके लिनक्स VMवेयर के अंदर, और उस पे काम कर, और वहां से अप्लाई चला तो मेरा पूरा इंफ्रा बन जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तू मेरा अकाउंट यूज करे।
ठीक है, तो रिक्वायरमेंट में सिर्फ 4-5 चीज़ें आती हैं बस। बाकी कंपनी डिसाइड करती है या आप डिसाइड करते हो कि किस लेवल पे इंफ्रा बनेगा। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्रिएट वीपीसी, वीपीसी नेम इज़ दिस XYZ हाइफन वीपीसी। मतलब ये रिक्वायरमेंट कंपनी की थी कि नेमिंग कन्वेंस देना है। यहाँ पे मैंने सैंपल में लिखा है क्या, ऑडिट स्टेजिंग। जहाँ पे ऑडिट स्टेजिंग लिखा है ना, या ऑडिट लिखा है, ये स्टेजिंग एनवायरनमेंट था इसलिए मैंने स्टेजिंग स्टेजिंग लिखा है। जहाँ पे ऑडिट लिखा है ना, यहाँ पे आप नेमिंग कन्वेंस डालोगे जो आपका क्लाइंट बोला है, या जो आपकी कंपनी के सीनियर बोलेगा भाई इस नेम पे बनेगा पूरा सेटअप। तो मान लो मेरी कंपनी का नाम कुछ भी है, ठीक है, तो वीपीसी हाइफन XYZ या टेक्निकल क्लाउड नॉलेज ना, तो वीपीसी हाइफन टेक्निकल क्लाउड नॉलेज, ये मेरा हो गया वीपीसी का नाम। और CIDR रेंज देखो हम ये रखते हैं। मैंने 5 से 6 इंफ्रा सेटअप किया है, सारे के सारे इंफ्रा में ना मैंने यही रखा है सर। CIDR रेंज मैंने कभी चेंज नहीं किया, ये सेम CIDR रेंज पे मैं काम करता हूँ। और देखो नीचे क्या बोला है, ये डैशबोर्ड है, कैसे क्रिएट हुआ, कैसे दिखेगा डैशबोर्ड बनने के बाद। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रिएट सबनेट्स, क्रिएट 4 सबनेट्स, 1 पब्लिक एंड 1 प्राइवेट सबनेट। ठीक है, इन AP साउथ 1 ABLT जोन एंड अनदर वन इज पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट इन AP साउथ 1B। तो मतलब 2 जोन ले रहा है ये, रीजन एक ही है मुंबई, बट 2 जोन ले रहा है, और दोनों जोन में एक पब्लिक एक प्राइवेट, एक पब्लिक एक प्राइवेट सबनेट बनेंगे। ठीक है, और देखो ये जो रेंज दिया ना CIDR का, ये निकालना पड़ता है, और किस नेटवर्क के हैं ये इस नेटवर्क के हैं। मैच कर लो, 172.30.0016, यहाँ देखो 172.30.0024। तो रेंज, इसके रेंज पे ही आप सबनेटिंग करते हो। सबनेट बना लिया, अब नीचे आते हैं। राउट टेबल बोल रहा है, भाई 2 राउट टेबल क्रिएट कर, पब्लिक। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हाँ हाँ। सर यहाँ पे रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी कंपनी की, वो बोलेगा कि भाई यहाँ पे इस जोन में बना दे इतना, फिर दूसरा जोन में इतना बना दे, ये सबनेट बना दे। तो रिक्वायरमेंट आती है कंपनी में, आप सिर्फ ये सीख लो कि बनता कैसे है, फिर रिक्वायरमेंट कुछ भी आप कर जाओगे। हम्म। सर सर अगर इंफ्रा सेटअप कर रहे हैं 3 जोन के लिए तो डिफरेंट हो गया ना फिर। 3 रीजन बोल रहे हो ना आप, ऑस्ट्रेलिया UK या कुछ भी, मतलब 3 रीजन है। ठीक है, तो 3 रीजन में आप ये थोड़ी है कि एक ही रीजन में एक इंफ्रा, ये बोल दो कि रेप्लिकेट करना है इंफ्रा मेरे को उन 3 रीजन पे, है ना। रेप्लिकेट कैसे करते हैं वो भी आगे आएगा टॉपिक, ठीक है। बट जब पहले इंफ्रा आता है ना क्लाइंट का, अब मान लो मेरा क्लाइंट बैठा हुआ है UK में, तो सर पहले तो मैं UK वाले सेटअप करूंगा, है ना, मेरा रीजन तो वही हो गया पहले। उसके बाद मान लो मेरा क्लाइंट वही क्लाइंट है, बट उसका एक और ब्रांच है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में कहीं पे भी। अब वो चाहता है वहाँ के इंफ्रा सेटअप कर दूँ, तो इंफ्रा तो मेरा सेटअप है, बट रीजन वगैरह चेंजेस करूंगा, या फिर उसके लिए एक डेडिकेट इंफ्रा सेटअप करूंगा। ठीक है, जब बात ये आएगी कि भाई उसको माइग्रेट कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया उस रीजन पे, तो वो टॉपिक दूसरा होता है, वो चीजें तरीके अलग है। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो एक डेडिकेट रीजन के लिए इंफ्रा सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, डेडिकेट रीजन USA का नॉर्थन वर्जीनिया हो, ओस्लो हो, या कई सारे तो हैं वहाँ पे, ठीक है, कोई भी हो, साउथ अमेरिका में साओ पाउलो ब्राजील, या आयरलैंड जर्मनी फ्रैंकफर्ट कुछ भी हो। बट अभी हम जो कर रहे हैं वो डेडिकेट रीजन पे कर रहे हैं, यहाँ पे डेडिकेट रीजन कुछ भी सकता है, मुंबई हो, फ्रैंकफर्ट हो, कुछ भी हो। बट अभी यहाँ पे हम सेटअप जो है वो डेडिकेट में कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्रिएट कर दिया सबनेट। अब नीचे देखो मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूँ, भाई राउट टेबल क्रिएट करते हैं हम। तो ये चीजें ना कंपनी बना के रखती है एक सेटअप। लेकिन हाँ, मान लो ऐसा कुछ हुआ कि आप कंपनी पे ज्वाइन किए और रिसेंटली कंपनी के पास नया प्रोजेक्ट है AWS का, कोई नहीं बना, मतलब कोई भी उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं बना बनाया, और कंपनी ना इस तरीके पर काम कर रही है कि भाई मेरा जो कोड है वो गिटहब पे पड़ा है, उससे कोड डिप्लॉय के थ्रू आएगा AWS पे, और उससे जाके पूरा मतलब वेबसाइट लाइव होगी। तो अगर ये वाला सेटअप है ना, तो ये डॉक्यूमेंटेशन आप मेरे से ले लो, जिस भी कंपनी में जाओगे ना, ये इसको फॉलो करना और उनको सजेस्ट करना, इजीली बनाएगी और अच्छे से बनाएगी, लाइक भी करेगी इस डॉक्यूमेंटेशन को। तो आपको ये मिल जाएगा करने के बाद, ठीक है। और मेरे क्लास खत्म करने के बाद 2-3, मतलब जब भी ये 8-9 क्लास होंगी उनके बाद आपका इतना हैंड्स ऑन हो जाएगा, और ना आप लोग खुद से फिर इस इंफ्रा पे अकेले घर पे बैठे काम करना, इंटरव्यू के टाइम पे या इंटरव्यू के समय, कि भाई ये चीज़ें होती थी, ऐसे ऐसे होता था काम मेरे कंपनी पे, और मैंने ये सब पढ़ा। अब इंटरव्यू तो जाके, अब बंदा इनसे क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ फंसाएगा आपको, आपने तो पढ़ा है ना सारा कुछ। और सर आप बोल रहे थे ना क्या नाम है, अभी AWS का आपको उतना आइडिया नहीं है, कौन था, एक थे अभी, सॉरी नाम मेरे को भूल गया हूँ। हाँ, तो सर आप ना फिर ये करने के बाद ना, इन जब डेडिकेट सर्विसेज को बता दोगे ना, और इंटरव्यू क्वेश्चन ना
ये जो जितनी चीजें हैं ना, इनसे ही मोस्टली पिकअप होते हैं, क्योंकि कंपनी को इंफ्रा पे ही काम कराना है। अब मान लो कई कंपनी है, मान लो HCL, मैं बता रहा हूँ, इंडिया में एक कंपनी HCL, आपने सुना होगा, सारे जानते हैं वैसे तो। ठीक है, तो पता है HCL क्या करती है? HCL ना हायरिंग कर ली और आपको ना एक टॉपिक देती बस, कि भाई तेरे को ना IM पे काम करना है बस, उसके अलावा कोई सर्विस तेरे को दूंगी नहीं। आपको एक IM यूजर बनाया, राइट दे दिया, IM फुल एक्सेस, बस आप उस पर IM पे काम कर रहे हो। रिक्वायरमेंट आई, भाई रोल क्रिएट कर दे, यूजर क्रिएट कर दे, आपने कर दिया, उसके बाद फ्री बैठे हो। तो ऐसी कंपनी है। तो कई कंपनी क्या होती है, डेडिकेट सर्विस के लिए हायरिंग करती है आप पे। तो मैं ये चाहता हूँ, आप अगर किसी कंपनी में जा रहे हो ना, तो आप ऐसी कंपनी चूज करो जहाँ पे ना आपको पूरा काम करने को मिले, काफी ज्यादा सीखोगे आप। अगर आप ऐसी कंपनी में जा रहे हो, बड़ी कंपनी में, जैसे मान लो कैपजेमिनी होगी, डेलॉयट हो गया, विप्रो हो गया, जिनके पास AWS प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, बंदे ही बहुत सारे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, डेडिकेट सर्विस पे काम करा रहे हैं आपसे। अब मान लो मेरा एक डेली का काम है एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब मान लो आपने डेली क्रिएट किया, 1 साल तक वही काम किया, अब आपको इंटरव्यू देना है दूसरी जगह, आप क्या बोलोगे उस कंपनी को, कि मैंने सिर्फ इसी पे काम किया? लेकिन जो मैं ये करा रहा हूँ सर, इसमें ना आप पूरी की पूरी सर्विसेज पे काम कर सकोगे, और बता सकोगे कि मैंने इस पे काम किया है, पूरी कॉन्फिडेंट हो गया, और कंपनी बिलीव भी करेगी। ठीक है, तो ये होगा हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन। तो देखो हमारा जो क्लास का तरीका होगा फॉलो करने का, वो कैसा होगा बता दूं आपको मैं। नोटपैड पे जाता हूँ, वहां पे बताता हूँ। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे डेली बेस में टास्क क्या होता है कंपनी में, डेली बेसिस टास्क कंपनी। ठीक है, इस पे पहले हम बात करेंगे। दूसरे पर हम बात करेंगे सर, आप लोगों ने कभी वो बनाया जैम सर्वर, कोई भी क्रिएट किया है, कोई भी जैम सर्वर? जैम सर्वर का मतलब ये होता है कि मेरे कंपनी में 10 इंस्टेंस चल रहे हैं, मेरे इंफ्रा पे 10 इंस्टेंस है। ठीक है, और उसमें से एक इंस्टेंस ऐसा है जिसको मैंने पब्लिक IP दे रखी है, और बाकी 9 इंस्टेंस को मैंने क्या दिया है, प्राइवेट IP। बट मैं चाहता क्या हूँ, कि जो वो पब्लिक IP वाला सर्वर है ना, वो इन 9 के 9 सर्वर को एक्सेस कर सके। तो उसको हम बोलते हैं वहां पे जैम सर्वर। जो मेरे इंफ्रा पे मैं यूज कर रहा हूँ, जो आप लोग को बताऊंगा, वो हम यूज करते हैं सर VPN सर्वर। तो आप लोगों ने ना जब क्लासेस करी होगी या पढ़ी होगी, तो आप लोगों ने ना VPN एंड पॉइंट देखा होगा, VPN सर्वर क्रिएट करके नहीं देखा होगा, करेक्ट है ना? आप लोगों को VPN सर्वर का नॉलेज नहीं होगा, तो हमारा एक टास्क ये होगा कि हम VPN सर्वर क्रिएट करेंगे, और वो बताऊंगा क्रिएट कैसे होता है, और कैसे एक मशीन को एक्सेस करते हैं VPN सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो VPN सर्वर पर बात करेंगे। तीसरा हमारा टास्क होगा, हम ना एक वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट क्या, कि मेरा जो डेटा होगा ना, वो स्टैटिक कंटेंट रखा होगा S3 बकेट पे। उसको हम बकेट को ना हम S3 बकेट के DNS नेम से एक्सेस नहीं करेंगे, हम करेंगे क्लाउड फ्रंट के DNS से। ठीक है, क्लाउड फ्रंट के DNS से एक्सेस करेंगे, बट सबसे बड़ी लॉजिक की बात तो ये है, और सबसे मजेदार बात ये है, कि ये बकेट जो है ना, ये प्राइवेट है। आप लोगों ने कभी ये देखा है कि प्राइवेट बकेट को मैं उसके कंटेंट को एक्सेस कर सकता हूँ बाहर से? मेरे को पब्लिक करना पड़ेगा, है ना? तो S3 बकेट में मेरा स्टैटिक कंटेंट रखा है, और वो कंटेंट ना वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या, कि मैं मेरे उस पे ना वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक आ रही है, अमेरिका से ही बंदा आ रहा है, मान लो कोई मैंने कुछ इमेज रखी है, ठीक है, कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, कुछ अच्छे लेवल की इमेज है, उसको देखने के लिए वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक है मेरे इस कंटेंट पे। तो मैंने क्या क्लाउड फ्रंट का यूज किया है, तो मैं ना यहाँ पे इसका DNS यूज कर रहा हूँ, ना कि S3 बकेट का। उसके बाद मैं पता क्या चाहता हूँ, जब इस बकेट को कोई बंदा एक्सेस करे ना, तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगना चाहिए। तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड कैसे होता है, तो वहां पे ना हम एक लैम्बडा यूज करते हैं, और लैम्बडा में ना एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन के थ्रू हम पूरा सेटअप करेंगे। और ये फंक्शन जो है ना, ये एक ही रीजन का पैसिफिक है, वो है नॉर्थन वर्जीनिया। आप लोग को पता होगा कि AWS कोई भी सर्विस लॉन्च करता है, तो सबसे पहले कहाँ करता है? नॉर्दर्न वर्जीनिया में। रीजन बिहाइंड, क्योंकि इनका जो नियरेस्ट ब्रांच है, जो हेड ब्रांच है इनका AWS का, सियाटल वाला, वो यहाँ से पास पड़ता है। टेस्टिंग के लिए या लॉन्च करने के टाइम पे सबसे पहले सारी सर्विस यही लॉन्च होती है। अभी इन्होंने एक सर्विस लॉन्च की है 5G की, वो भी वर्जीनिया में ही लॉन्च की है अभी, और कहीं रीजन पे नहीं मिलता। तो ये जो फंक्शन हम यूज करेंगे यहाँ पे, वो सिर्फ नॉर्दर्न वर्जीनिया में मिलेगा बस। तो मेरा इसका मतलब ये है कि जो ये ट्रैफिक होगी ना, मतलब ये जो हम क्रिएट करेंगे वेबसाइट, इसका मेन मोटिव ये है, कि आप ना जब इसको हिट करोगे इस वेबसाइट को, या इसके क्लाउड फ्रंट के DNS को, तो यहाँ पे ना आपसे वो यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। इसको आप बोल सकते हो कि हम एक
पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट बनाएंगे यूजिंग S3 क्लाउड फ्रंट एंड लैम्डा। ठीक है, तो इसके लेवल पे हम एक बनेगा हमारा प्रोजेक्ट एक। तो ये हमारा तीसरा नंबर का टास्क हुआ। चौथा नंबर पे क्या करेंगे हम, देखो S3 बकेट पे ना डेटा कॉपी करने का, मान लो आपके पास डेली बेस में टास्क है डेटा कॉपी करने का ना, तो चार तरीके होते हैं। एक तो आप S3 बकेट पे जाओ, वहां पे मैनुअली ब्राउज करके अपलोड कर लो डेटा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ट्रांसफर एक्सेलरेशन की एक सर्विस होती है, वो इनेबल कर दो, उससे ना आपको फास्ट स्पीड मिल जाती है, उससे भी आप कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या होता है कि आप ना AWS CLI के थ्रू डेटा कॉपी कर रहे हो। और चौथा तरीका पता क्या होता है सर, ये तरीका ये होता है कि आप ना क्या किया, S3 बकेट को एज अ ड्राइव आपके लोकल सिस्टम पे माउंट करा लिया। जो लोग सनी सर का वीडियो पढ़े होंगे उनको पता होगा ये चीज, है ना। लेकिन ना वो एक टाइम पीरियड होता है कि 15 दिन के लिए फ्री है, उसके बाद चार्जेस करूंगा। बट मैं एक आपको पैटल कराऊंगा कि S3 बकेट को परमानेंट कैसे माउंट करना है अपने लोकल सिस्टम पे। पता है हम ये क्यों करते हैं, कंपनी में ना आपका सीनियर आपका क्लाइंट ये बोलता है कि भाई मेरे को ना फास्टेस्ट स्पीड चाहिए, एकदम फास्टेस्ट स्पीड S3 बकेट पे डेटा अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की। जब ये रिक्वायरमेंट आती है ना, तो आप ये चीजें यूज करते हो। तो आपने क्या किया, S3 बकेट पे माउंट कर लिया। अब ना आपके पास वो झंझट नहीं है कि आप S3 AWS कंसोल खोल रहे हो, S3 बकेट पे जा रहे हो, वहां पे ब्राउज करो डेटा को, फिर अपलोड कर रहे हो। आपने क्या किया, यहाँ पे अगर आओगे ना, ये देखो दिस पीसी में जाना, जैसे ये है ना C और D, यहाँ पे एक और आ जाएगा सर आपका ड्राइव। यहाँ पे कुछ Z या S नाम के ड्राइव बना लेंगे अपन। वहाँ पे ना डायरेक्टली डेटा अपलोड कर दो। आपको इस डॉक्यूमेंट में कुछ पड़ा है, अपलोड करना है S3 बकेट पे, कुछ नहीं, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, अपलोड पूरा। और ये बाय डिफॉल्ट AWS एक सर्विस मतलब मैनेज करता है बैकएंड में कि ये रेप्लिकेट कर देता है आपके ओरिजिनल S3 बकेट पे भी, तो आपको रेप्लिकेशन मिलती है यहाँ से। तो ये कैसे करते हैं, हमारा चौथा टास्क ये होगा, हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो चौथा बात क्या बताया मैंने, परमानेंट माउंट करने का। उसके बाद पांचवा टास्क, पूरा इंफ्रा सेटअप करेंगे अपन, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे। जो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, जिस पे मैंने काम किया है, जो कंपनी काम करती है, जिस लेवल पे काम करती है, उसके बेस पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा। ठीक है, उसके बाद हम पता क्या बात करेंगे सर, क्लाउड फॉर्मेशन और टेराफॉर्म के थ्रू अपन इंफ्रा सेटअप करके देखेंगे। इंफ्रा नहीं, लेकिन कुछ मान लो VPC का कुछ पार्ट है जो अपन VPC क्रिएट करते हैं, उसमें राउटिंग करना, सबनेटिंग करना, जो हम ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं ना, नेट गेटवे राउट टेबल्स सबनेट्स, ये हम करेंगे टेराफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो उसका दिखाऊंगा उसके थ्रू कैसे काम करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे या AWS पे, टेराफॉर्म के थ्रू। उसके बाद हमारी सर एक क्लास होगी डेडिकेट, जिसमें ना मैं टेराफॉर्म, AWS, कुबरनेटिस, डॉकर और लिनक्स, इनके बेस पे क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पुट अप होते हैं, मतलब इंटरव्यू पे डिस्कशन करेंगे अपन पूरा। और इस इंटरव्यू में ना जो भी क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूंगा, 100% प्रॉमिस करता हूँ, ये क्वेश्चंस करने के बाद आप कोई भी इंटरव्यू हो, AWS टेराफॉर्म पे हो या सिर्फ AWS पे हो, या AWS टेराफॉर्म कुबरनेटिस डॉकर पे हो, लिनक्स पे हो, आप भले ही डॉकर कुबरनेटिस नहीं पढ़े हो, पर जो मैं इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगा ना, सिर्फ उस लेवल की स्टडी कर लेना, आप डेवऑप्स पे भी इंटरव्यू दे सकते हो, आप AWS क्लाउड पे भी इंटरव्यू दे सकते हो ये करने के बाद। और साथ में अगर आपको बोल दिया ना कि भाई टेराफॉर्म और AWS क्लाउड पे हायरिंग हो रही है, उस पर आपको जॉब चाहिए, वो भी कर सकते हो। तो इन तीन प्रोफाइल के लिए आप फिर एलिजिबल हो जाओगे इस इंटरव्यू डिस्कशन के बाद। ये क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, 1.5 घंटे चल सकती है। ठीक है, तो इस पे अपन ये बात करेंगे। और सबसे जो लास्ट टॉपिक होगा ना, वो टॉपिक ये होगा कि AWS में काम करने वाला बंदा किस लेवल को अपने मतलब किस लेवल तक पहुंच सकता है, क्या उसका मतलब कितना टाइम कर सकता है, इसके आगे भी कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, इसके आगे भी कुछ है कि नहीं। डेवॉप्स है, फिर उसके बाद आपको पता है अभी ना आप लोग डेवॉप्स पे काम कर रहे हो, या इसके लिए अभी पागल है पूरी, मतलब मोस्टली IT वाले बंदे चाहते हैं यही हो जाए, जो ऑपरेशन साइड के हैं डेवॉप्स पे जाना चाहते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन पता है आपको 2030 के बाद ना, आफ्टर दिस
आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी इस डेवऑप्स वाले बंदे की। जैसे आज मार्केट में लिनक्स है ना, कोई वैल्यू नहीं है, बस हाँ कंपलसरी है, वैसे ही है, वैसे हो जाएगा ये। क्योंकि पता है इसके बाद ना मार्केट में एक चीज लॉन्च होने वाली है जिसको बोलते हैं हम एमएल ऑप्स, मशीन लर्निंग प्लस ऑपरेशन। तो ऑपरेशंस वाले कोर्स तो आप पढ़ ही रहे हो, टेराफॉर्म, डॉकर, कुबरनेटिस, जेनकिंस, एंसिबल, ये सब तो पढ़ते हो आप, पढ़ोगे ही आगे डेवऑप्स में जाने के लिए। लेकिन 2030 के बाद ना हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है वो काम करेगी एमएल ऑप्स पे। तो ये ही फ्यूचर है, एमएल ऑप्स ही फ्यूचर है आगे आने वाला टाइम। अपनी जॉब सिक्योर करना हो या आगे बढ़ना हो, तो इन चीज़ों पे मतलब आगे फ्यूचर क्या है, कैसे आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, किस लेवल पे इंटरव्यू देना है, कैसे देना है, वो चीज़ें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज मैम हमारा, सर और मैम, हमारा ओवरऑल जो वो होगा ना क्लासेस, वो इन पे बेस्ड है, इन चीज़ों पे। तो कल तो मैं आप लोग को सबसे पहले ये चीज़ दिखा देता हूँ कि डेली बेस का टास्क क्या होता है, ठीक है। इस पे हम कल करेंगे डिस्कस। अब बोलो किसको कितना डाउट है, जो भी क्वेश्चन माइंड में हो पूछो, क्योंकि 9 बज चुके हैं, आप लोगों की क्लास 1 घंटे की थी। मैं आपको सजेस्ट करूँ, हाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ना अपनी प्रोफाइल एडब्ल्यूएस कंसल्टेंट की बनाओ, ठीक है। उस पे बनाओ, और ये सारे प्रोजेक्ट करने के बाद ना जो भी हम टास्क करते हैं डेली बेसिस पे, वो सारा पढ़ने के बाद आप इंटरव्यू में ना बोल पाओगे कि, तो वो ना जो इंटरव्यूअर होगा वो ये एक्सपेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ इन्होंने एडब्ल्यूएस कंसल्टेंट काम किया है, क्योंकि जो मैं चीज़ आपको बताऊंगा वो एक एडब्ल्यूएस कंसल्टेंट की प्रोफाइल है, क्योंकि मैं एज आ एडब्ल्यूएस कंसल्टेंट काम करता हूँ, ठीक है। और मैम आपको एक बात पता होगी, कनाडा में ना एडब्ल्यूएस के नाम पे जॉब मिलती है। आपने कभी सर्च किया है? वो मैं आपको लोग को अपलोड बनवा दूंगा, और मतलब पूरा डिफाइन करा दूंगा क्या क्या डालना है, क्या क्या चीज़ डालनी है, हम क्या काम करते हैं, सारा कुछ। और उस लेवल पे पढ़ भी लोगे ना इन 8 क्लासेस में, तो अभी रुक जाओ, 8 दिन रुक जाओ, ठीक है। जब पूरा हो जाएगा ना तो मैं बनवा दूंगा, तो आप वो सबका बनवा दूंगा जितने हो सबका, उस लेवल का रिज्यूम है, तो फिर आप लोग डालना, इजीली जॉब मिलेगी, ठीक है। आप लोग का अभी ना 15 मिनट में ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, या सारा कुछ आपको वहाँ डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। बन गया है। तो हाँ उस पे आप डाल दो ईमेल आईडी, आपको मिल जाएगा वीडियोस एक्सेस। हाँ। हम्म। इंटरव्यू में 1 सेकंड में पहले रिकॉर्डिंग बंद करूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो शायद यूट्यूब पे अपलोड